नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की तह में जा रहे हैं जिसने भारत के हालिया इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला है। गोधरा कांड। ये बात है 27 फरवरी 2002 की। एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस और उसमें लगी एक आग की, जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे पास जो जानकारी है, जो अलग-अलग सोर्सेस से मिली है, वो इस घटना की जो बुनियादी हकीकत है, इससे जुड़े अलग-अलग मत, जांच की पूरी कहानी और इसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। हमारा मकसद देखिए कोई नतीजा निकालना नहीं है, बस जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस बेहद पेचीदा मामले को समझने की एक कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को परत दर परत खोलने का सिलसिला। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातें। तारीख थी 27 फरवरी साल 2002। जगह थी गुजरात का पंचमहल जिला और वहां का गोधरा रेलवे स्टेशन। ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस, जो अयोध्या से वापस आ रही थी। इस ट्रेन में काफी लोग सवार थे जिन्हें कार सेवक कहा जाता है। ये वो लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। जब ट्रेन सुबह सुबह गोधरा स्टेशन से निकलने ही वाली थी, तभी उसके एक डिब्बे कोच S6 में आह भयानक आग लग गई। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था सच में। इस आग में कोच के अंदर मौजूद 59 लोगों की जलकर मौत हो गई। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे और मरने वालों में ज्यादातर कार सेवा की थे। ये आंकड़ा अपने आप में कितना दर्दनाक है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक दिल दहला देने वाली घटना थी। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये खबर फैली, फौरन इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर ये आग लगी कैसे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्हें अगर देखें तो पता चलता है कि शुरू से ही दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही थीं। एक नज़रिया जो कई शुरुआती रिपोर्टों और बयानों में सामने आया, वो ये था कि जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तो बाहर मौजूद एक भीड़ ने कोच S6 पर हमला किया, पेट्रोल या कोई ऐसी ही जलने वाली चीज फेंकी और आग लगा दी। इस थ्योरी के मुताबिक ये एक सोचा समझा हमला था। अच्छा, मतलब एक बाहरी हमले की थ्योरी थी। हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा नजरिया भी था जो कुछ जांचों और एक्सपर्ट्स की राय में सामने आया। इसके मुताबिक ये भी मुमकिन है कि आग कोच के अंदर से ही शुरू हुई हो। अंदर से? कैसे? इसके पीछे अलग अलग कारण बताए गए, जैसे कि कोई हादसा हो सकता है या कोच के अंदर ही किसी ने कोई ज्वलनशील चीज रखी हो जो जल गई। तो मतलब ये कि घटना के फौरन बाद से ही आग लगने के असल कारण को लेकर गहरा मतभेद पैदा हो गया। उपलब्ध जानकारी यही बताती है कि ये सवाल आग बाहर से लगाई गई या अंदर से शुरू हुई, ये पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम और विवादित पहलू बना रहा। इस पर कोई एक राय कभी नहीं बन पाई और ये चीज आगे की पूरी प्रक्रिया पर हावी रही। अच्छा, तो आग कैसे लगी, इस पर ही दो फाड़ थे शुरू से ही। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और जाहिर है जब कारण पर ही इतना बड़ा सवालिया निशान हो तो फिर जांच का काम तो और भी मुश्किल हो गया होगा। क्या पता चलता है हमें जांच के बारे में? गुजरात सरकार ने क्या कदम उठाए फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब घटना के मूल कारण पर ही इतना बड़ा विवाद हो, तो जांच की राह आसान नहीं होती। गुजरात सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक विशेष जांच दल यानी SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसका गठन किया। SIT, हाँ, SIT को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पूरी घटना की तह तक जाए, सबूत इकट्ठा करे और सच का पता लगाए। SIT में अपनी जांच शुरू की, जिसमें फोरेंसिक जांच थी, गवाहों के बयान लेना था और घटना स्थल का मुआयना, ये सब शामिल था। स्रोत बताते हैं कि ये जांच काफी लंबी चली और इसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। जांच के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर इस घटना में शामिल होने का आरोप था। ये गिरफ्तारियां भी विवादों से परे नहीं रहीं, लेकिन SIT ने अपनी जांच जारी रखी। और फिर इस जांच का नतीजा क्या निकला? कानूनी तौर पे क्या हुआ? गिरफ्तारियां हुई, जांच हुई, तो फिर अदालत का क्या फैसला रहा? ये सब जानने में तो कई साल लग गए होंगे। हाँ, इसमें काफी वक्त लगा। SIT की जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में गया। एक स्पेशल कोर्ट बनाए गए ताकि सिर्फ इसी केस की सुनवाई तेजी से हो सके। कई साल तक मुकदमा चला, गवाहियां हुई, बहस हुई और आखिरकार फरवरी 2011 में, यानी घटना के लगभग 9 साल बाद, विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 9 साल बाद? क्या फैसला था? इस फैसले में अदालत ने 31 लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया। सजा भी काफी सख्त सुनाई गई,
इन 31 में से 11 दोषियों को मौत की सजा दी गई। फांसी? हाँ, फांसी। और बाकी 20 को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा मिली। 11 लोगों को मौत की सजा। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन क्या सभी आरोपी दोषी पाए गए थे, जितने भी पकड़े गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अदालत ने 63 अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अच्छा, 63 लोग बरी भी हुए? हाँ, उनके खिलाफ मतलब पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे उनका दोष साबित हो सके। तो कुल मिलाकर ये एक मिला जुला फैसला था जिसमें कुछ को सख्त सजा मिली और बड़ी संख्या में लोग बरी भी हुए। और क्या ये फैसला अंतिम था या मामला आगे भी गया? अक्सर ऐसे बड़े मामलों में अपील होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद थी, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दोषी ठहराए गए लोगों ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की। दूसरी तरफ सरकार ने भी उन लोगों के बरी होने के खिलाफ अपील की जिन्हें विशेष अदालत ने छोड़ दिया था। अच्छा, दोनों तरफ से अपील हुई? हाँ, तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर से कानूनी प्रक्रिया का एक और दौर शुरू हुआ। हाई कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई में काफी समय लिया। आखिरकार अक्टूबर 2017 में, यानी विशेष अदालत के फैसले के भी 6 साल से ज्यादा वक्त बाद, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया। 2017 में? हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के कुछ हिस्सों को बरकरार रखा, लेकिन सजा में कुछ अहम बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जिन 11 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया। ओह, तो फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई? हाँ, कोर्ट ने माना कि उनका जुर्म गंभीर था, लेकिन मौत की सजा देना शायद उचित नहीं। बाकी 20 लोगों की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार और रेलवे को पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया भी काफी लंबी और पेचीदा रही, सालों तक चली। लेकिन गोधरा कांड का असर सिर्फ ट्रेन जांच और अदालत तक ही सीमित नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक और बहुत ही भयानक और विनाशकारी पहलू था, जो उसके फौरन बाद सामने आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोधरा में ट्रेन में आग लगने की घटना अपने आप में एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा भयावह था। स्रोत इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है कि गोधरा कांड के तुरंत बाद जैसे ही ये खबर फैली, पूरे गुजरात राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। फौरन बाद ही? हाँ, फौरन। ये कोई 1-2 दिन की हिंसा नहीं थी। ये दंगे कई दिनों तक चले और गुजरात के कई शहरों और कस्बों में फैल गए। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सेना बुलानी पड़ी थी। स्रोत बताते हैं कि इन दंगों में भयानक हिंसा हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुई और बड़े पैमाने पर लोगों को निशाना बनाया गया। और इन दंगों का पैमाना कितना बड़ा था? मतलब जान माल का कितना नुकसान हुआ? स्रोत इस बारे में क्या जानकारी देते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये दंगे बहुत ही भीषण थे। देखिए, आधिकारिक और अनाधिकारिक आंकड़ों में फर्क हो सकता है, लेकिन जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार इन दंगों में हजारों लोगों की जानें गई। हजारों? हाँ, हजारों। स्रोत ये भी जिक्र करते हैं कि मरने वालों में ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से थे। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और उस समय की भयावहता को दर्शाते हैं। सिर्फ मौतें ही नहीं, लाखों लोग इन दंगों की वजह से बेघर हो गए। लाखों लोग? हाँ, उन्हें अपने घर, अपनी दुकानें, अपना सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में या कहीं और सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। लोगों की जिंदगियां मतलब बिल्कुल उजड़ गई। स्रोत में एक जगह स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है, और मैं इसे ठीक वैसे ही बता रही हूं जैसा लिखा है, यह भारत के इतिहास की सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा में से एक मानी जाती है। सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा में से एक? हाँ, ये वाक्य अपने आप में स्थिति की गंभीरता बयान करता है। हमें ये समझना होगा कि स्रोत इस घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं और हमें उनकी बात को बिना किसी तरफ झुके समझना है। हजारों मौतें, लाखों लोग बेघर, ये तो वाकई कल्पना से भी परे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हजारों परिवारों की तबाह हुई जिंदगियों की कहानी है। तो ये साफ है कि गोधरा कांड सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ी और दर्दनाक श्रृंखला की, कह सकते हैं, पहली कड़ी साबित हुई। निश्चित रूप से। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसके व्यापक असर को देखें तो इसका महत्व और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि स्रोत खुद इशारा करते हैं, गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे सिर्फ गुजरात तक सीमित रहने वाली घटना नहीं थे। इनका असर पूरे देश पर पड़ा। सबसे पहला और सीधा असर भारत के सामाजिक ताने बाने पर पड़ा, मतलब जो सोशल फैब्रिक है। हाँ, सोशल फैब्रिक। हाँ,
दो समुदायों के बीच जो खाई पैदा हुई, जो अविश्वास और कड़वाहट बढ़ी, उसका असर सालों तक महसूस किया गया। कई जगहों पर रोजमर्रा के रिश्ते भी बदल गए। सामाजिक सद्भाव, जिसे हम सोशल हार्मनी कहते हैं, उसे बहुत गहरा धक्का लगा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे भरोसे की नींव हिल गई थी। और राजनीतिक तौर पे इसका क्या असर हुआ? जाहिर है इतनी बड़ी घटना का राजनीतिक असर तो हुआ ही होगा। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर भी इसके बहुत गहरे और दूरगामी परिणाम हुए। गुजरात की राजनीति तो पूरी तरह से बदल ही गई, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। ये घटना और उसके बाद के दंगे सालों तक राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बने रहे। इसने राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया, यानी लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिशें शायद तेज हुईं। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसका इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करते रहे। पोलराइजेशन। हाँ, इसके अलावा जैसा कि स्रोत बताते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा। दुनिया भर के मीडिया ने इन घटनाओं को कवर किया। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे भारत सरकार पर भी दबाव बना। तो ये सिर्फ एक घरेलू मामला नहीं रहा, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया गया। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है, जिस पर स्रोत भी सोचने को मजबूर करते हैं कि इस तरह की बड़ी और हिंसक घटनाएं किसी देश की सोच, उसकी बातचीत के तरीके, यानी नेशनल डिस्कोर्स को कैसे बदल देती हैं। गोधरा कांड और उसके बाद के दंगे आज भी, इतने सालों बाद भी, एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, आज भी इस पर बात करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर ये आज भी गर्मा-गर्म बहस का विषय है, और भावनात्मक तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत दर्दनाक है जिन्होंने इसे झेला है या अपनों को खोया है। इसकी संवेदनशीलता बताती है कि जख्म कितने गहरे थे और शायद पूरी तरह भरे नहीं हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या कह सकते हैं? हमने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुई उस भयानक घटना से शुरुआत की जिसमें 59 जानें गईं। फिर हमने देखा कि आग कैसे लगी। इस बुनियादी सवाल पर ही शुरू से कितना गहरा मतभेद था, जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। इसके बाद सालों तक चली लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया, जिसमें कुछ लोग दोषी पाए गए, सजा हुई और कई लोग बरी भी हुए। और फिर सबसे दर्दनाक पहलू, इस घटना के बाद पूरे गुजरात में भड़के भयानक सांप्रदायिक दंगे, जिनमें हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। स्रोत से मिले निष्कर्षों के आधार पर एक आखिरी बात कहें तो ये साफ है कि गोधरा कांड महज इतिहास की एक घटना बनकर नहीं रह गया है। इसने भारतीय समाज, राजनीति और लोगों की सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी महसूस होती है। ये उन घटनाओं में से है जो हमें याद दिलाती हैं कि शांति और सद्भाव कितने ज़रूरी हैं और उन्हें बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। ये आज भी एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं को भड़का सकता है और दिखाता है कि समाज का ताना बाना कितना नाजुक हो सकता है। और शायद यहीं पर रुककर सोचने की जरूरत है। जैसा कि हमारे स्रोतों के विश्लेषण से भी लगता है कि इतिहास की ऐसी जटिल, दर्दनाक और विवादित घटनाएं, खासकर जिनमें इतनी हिंसा और इंसानी त्रासदी शामिल हो, वो हमारे आज को, हमारे आपसी समझ को और समाज के चलने के ढंग को किस तरह लगातार प्रभावित करती रहती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बीता हुआ कल अपनी तमाम जटिलताओं के साथ हमारे आज के संवाद और समाज पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है।